आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आने के लिए संभावित हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास है सही विकल्प चुनकर लिखने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न में पहला प्रश्न है, इसमें 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो हमें जो पूछा जा रहा है उसमें हमें 144 के अभाज्य गुणनखंड में जो अभाज्य गुणनखंड है उनकी घातों का योग पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हम 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 144 का हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 144 2 से विभाजित होता है, 2 से भाग देंगे हम, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो 2 तिया 6 और 2 6 12। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे हम तो 2 एकम 2, 2 8 16। फिर 2 से 2 9 18 और ये 3 तिया 9 और फिर ये 3 एकम 3। तो इस प्रकार हमें जो अभाज्य गुणनखंड मिल रहा है 144 का वो है 2 कितने बार आ रहा है, ये 4 बार आ रहा है और जो 3 है वो 2 बार आ रहा है। तो हम देख रहे हैं इसका अभाज्य गुणनखंड जो है उसमें इनकी जो घात है, एक 2 पर 4 की घात और 3 पर 2 की घात, तो इनकी घातों को योग ज्ञात कर लेते हैं। तो 4 घन 2 ये हो जाएगा टोटल 6। इस प्रकार हमारे पास 144 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसकी घातों का योग हमें 6 मिल रहा है, जो है ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, द्विघात होकर x² धन 5x धन 7, इसमें शून्यकों का योग व गुणनफल का योग क्या है पूछा है। तो जो हम इस द्विघात होकर दिया गया है वो है x² धन 5x धन 7। यदि हम यहाँ पर इसके मानक द्विघात बहुपद से तुलना करें, अर्थात x² प्लस bx प्लस c से इसकी तुलना करें तो a का मान होगा 1, b का मान 5 और c का मान होगा 7। अब हम इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है -b/a। तो -b, b की वैल्यू रखेंगे 5 और a की वैल्यू 1, ये हो जाएगा -5। उसी प्रकार हम गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका जो गुणनफल होता है वो होता है c/a। तो c की वैल्यू कितने हैं हमारे पास, c हम निकालेंगे 7 और बटे में 1, ये भी 7 हो जाएगा। फिर तो हमारे पास योगफल आया -5 और गुणनफल आया 7। तो हमें शून्यकों का योग और गुणनफल का योग ज्ञात करना है। तो हमने ये ज्ञात कर लिया है, अब इनका योग ज्ञात करेंगे। तो -5 और 7 का हम योग ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, अलग अलग चिन्ह में घटाना पड़ेगा, 7 में 5 घटाएंगे तो 2। तो इस प्रकार हमें जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों का योग और गुणनफल का योग हमें फाइनली कितना मिल रहा है, 2। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। हमें बोला जा रहा है प्रश्न क्रमांक 3 है, बिंदु -3 -4 की x अक्ष से दूरी कितनी है बोला जा रहा है। तो जैसा हम जानते हैं x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी को हम y निर्देशांक कहते हैं और y अक्ष से जो दूरी होता है उसको हम x निर्देशांक कहते हैं। x निर्देशांक अर्थात भुज होता है और y निर्देशांक को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। और इसको हम x y के ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब पहले x निर्देशांक लिखते हैं फिर y निर्देशांक लिखते हैं, मतलब पहले भुज आता है फिर कोटि आता है। हमें x अक्ष से दूरी पूछ रहा है, मतलब y निर्देशांक मतलब कोटि, और कोटि कहाँ आता है, बाद में आता है, पहले भुज आता है। तो हमें कोटि बताना है, मतलब y निर्देशांक बताना है, अर्थात जो बाद का जो है, मतलब यहाँ पर बिंदु दिया है -3 -4, ये हो गया हमारा x निर्देशांक, ये y निर्देशांक। x अक्ष से दूरी मतलब y निर्देशांक, इसका मान हमें कितना दिया है, -4। तो यहाँ पर हम देखें ऑप्शन, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी जो कि दिया है -4। तो इसका सही आंसर होगा -4। आगे चलते हैं।
4 और 6 का हमें समांतर माध्य ज्ञात करनी है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। समांतर माध्य सिंपली फार्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ 2 आंकड़े हैं तो इन आंकड़ों को जोड़ दें तो 4 गुना 6 और बटे टोटल कितने आंकड़े हैं, 2 आंकड़े। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 6 10 बटे कितना 2, तो ये हो जाएगा 2 और 6 10। तो हमें क्या मिल रहा है, माध्य 5। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारे पास उत्तर कितना है 5, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले हम द्विघात समीकरण दिया गया है हमें। द्विघात समीकरण √2x² - √5x - 3√2 = 0 हमें इसका व्युत्क्रम पूछा गया है। तो जो हमें द्विघात समीकरण दिया गया है इसको यदि हम मानक समीकरण की तुलना करें अर्थात ax² + bx + c = 0 से यदि इसकी तुलना करते हैं तो x² का गुणांक कितना मिलेगा, a अर्थात √2। यहाँ a की वैल्यू है √2, b की वैल्यू है -√5 और c की वैल्यू है हमारे पास -3√2। ठीक है, अब हम विकर्ण ज्ञात कर रहे हैं तो विकर्ण का फार्मूला होता है b² - 4ac। इनका मान हम रखते हैं b की वैल्यू है हमारे पास -√5 इससे स्क्वायर और -4 × a की वैल्यू रखेंगे हम √2 × c की वैल्यू रखेंगे हम -3√2। अब इसको आगे हम करते हैं तो माइनस है क्योंकि वर्ग है, वर्ग हमेशा धनात्मक होता है, धन आएगा और √5 का मतलब वर्ग से वर्ग कैंसिल, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 5। ये माइनस और माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, ये होगा 4 × 12 √2 का गुणा करने पर ये इसके फिर वर्ग से वर्ग में कैंसिल, ये हो जाएगा 5 धन 12 और यहाँ 2 बचा 12 दूनी 24, 24 में हम 5 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 29। तो इस प्रकार हमें जो विकल्प पूछा जा रहा है उसका मान 29 है, जो कि यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर सी 29। आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है समीकरण योग 3x² + 4y = 6 और 6x + 8y + 12 = 0 इसके ग्राफ द्वारा निरूपित रेखाएं किस प्रकार से है, प्रतिच्छेदी है, समांतर है, समपाती है या इनमें से कोई नहीं। तो इस टाइप से जो प्रश्न पूछा जाता है, रेखाओं के बारे में पूछा जाता है या संगतता के बारे में पूछा जाए, है ना, तो ऐसी कंडीशन में हम इन समीकरणों को सबसे पहले प्रॉपर रूप में लिखेंगे। ये 3x + 4y = 6 है, इसको हम पक्षांतर करके -6 = 0 लिखेंगे। और जो हमारे पास दूसरा समीकरण है उसको लिखेंगे 6x + 8y + 12 = 0। यदि हम इनकी तुलना करते हैं मानक समीकरण जो होता है a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, इनकी यदि हम तुलना करें तो पहला समीकरण की तुलना पहले समीकरण से, दूसरे की तुलना दूसरे समीकरण से। तो a1 अर्थात x का गुणांक होता है ये है 3, b1 मतलब y का गुणांक जो है 4 और c1 मतलब अचर पद होता है जो है यहाँ -6 और a2 का मान ये हो जाएगा 6, वैसे b2 8 और c2 हो जाएगा 12। अब हम अनुपात ज्ञात करते हैं यहाँ पर, तो a1 बटे a2 यदि हम देखें तो ये होगा 3/6 अर्थात 3 × 3 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। वैसे ही हम b1 बटे b2 निकालते हैं तो b1 का मान 4 और ये है 8, तो ये होगा 4 × 4 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 1/2। वैसे ही c1 बटे c2 यदि हम ज्ञात करें तो ये है -6/12, 6 × 6 6 दूनी 12, तो ये होगा -1/2। यदि हम इन मानों को देखते हैं तो 1/2 1/2 और ये -1/2 अर्थात ये दोनों मान तो बराबर है, तीसरा मान बराबर नहीं है, अर्थात हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2, लेकिन ये इक्वल नहीं है c1 बटे c2 के। तो हमने 3 कंडीशन पढ़े हैं जिसमें पहला कंडीशन होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। इस स्थिति में एक अद्वितीय हल होता है और रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमारी ये कंडीशन नहीं आ रहा है यहाँ पर। दूसरा कंडीशन में होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं है c1 बटे c2।
इस स्थिति में रेखाएं जो होती है एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, अर्थात समांतर होती है, मतलब कोई भी हल नहीं मिलता। तो इसमें ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है, अर्थात हमें जो समीकरण दिया गया है उनमें जो रेखाएं हैं वो आपस में समांतर होंगी। अगला हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। इसमें हमें खाली स्थान फिलअप करना है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह किसी भुजा के समांतर होती है। खाली स्थान में समांतर लिखना है। फिर त्रिज्या r व थीटा कोण वाले वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र होगा। तो चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई r। यदि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है तो 2 पाई r के स्थान पर पाई r स्क्वायर होता है। हमें यहाँ चाप की लंबाई पूछा है तो करेक्ट आंसर थीटा अपान 360 गुणा 2 पाई r। फिर हमें जो AP दिया गया है इसका nवां पद ज्ञात करना है। तो जो AP है 4 6 8 10, ठीक है। nवां पद ज्ञात करना है। तो जब भी हम AP का कोई प्रश्न हल करते हैं तो उसमें पहले हम प्रथम पद और समांतर ज्ञात करते हैं। तो इस AP का प्रथम पद मतलब पहला पद, E का मान 4 होगा, D मतलब समांतर हम ज्ञात करें तो दूसरे से पहला पद घटाएंगे तो दूसरा पद 6 और पहला पद 4। यदि हम माइनस करते हैं तो ये होता है 2। अब हम आगे nवां पद का फार्मूला लगाते हैं। nवां पद n का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले में मान रखते हैं a n। nवां पद हमें ज्ञात करना है तो चूंकि nवां पद ज्ञात करना है n का मान n ही रह गया था। a का मान हम रखेंगे 4, n का मान n ही आएगा और d का मान कितना होगा हमारे पास 2। हल करेंगे 4 धन 2 का अंदर गुणा करें 2n माइनस 2 एकम 2, ये हो जाएगा 4 में 2 हटाएंगे तो 2 धन 2n। हम चाहे तो हम 2 निकाल सकते हैं n प्लस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं, ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं। तो nवां पद हो गया ना 2n प्लस 1, इस श्रेणी का nवां पद होगा, ठीक है। अब आगे हमारे पास चौथा प्रश्न है। जो द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 6x प्लस k इक्वल 0, इसके मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं द्विघात समीकरण में मूल कब बराबर होते हैं, जब समीकरण के व्युत्तर अर्थात b² माइनस 4ac का मान कितना हो जाए 0 हो जाए। तो इस गणित में हम यदि abc का मान ज्ञात करें तो a अर्थात x² का गुणांक, b मतलब x का गुणांक और c मतलब होता है अचर पद। तो यदि हम a ज्ञात करें तो a का मान 3 है, b का मान चिन्ह से ही लिखना है हमें, ये -6 है और c का मान कितना है k। मान रखते हैं b की वैल्यू रखेंगे -6 इसका स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू रखेंगे हम 3 और c का मान रखेंगे हम k इक्वल ये 0 होना चाहिए। अब 6 का वर्ग होता है 36 माइनस ये होगा 4 या 12 के इक्वल 0। तो इस प्रकार 36 का हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के बराबर चिन्ह बदलेगा, धनात्मक इधर आएगा तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। ऋण कैंसिल होगा, e का मान होगा 36 बटे 12 से डिवाइड करते हैं हम तो 12 24 12 किया 36। इस प्रकार k का मान मिलेगा हमें 3। तो जब इस समीकरण का मूल बराबर है तो k का मान होगा 3। अब अगला प्रश्न है हमारे पास। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से घिरा हुआ उसे वृत्त का खाली क्या कहते हैं, है ना। तो यदि हम एक वृत्त बनाए और मान लीजिए यहाँ पर कोई चाप ले लें, ठीक है। ये चाप AB है और इन चाप के सिरों को यदि मिला दें तो ये हमारा जीवा हो गया। तो ये जो जीवा और चाप, ये जीवा और ये चाप, इससे घिरा हुआ जो क्षेत्र है इसको हम क्या कहें, तो इसको हम कहते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड भी दो होता है, एक बड़ा वृत्तखंड और एक छोटा। इस छोटा वाले को लघु वृत्तखंड कहेंगे और बड़े वाले को दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वृत्तखंड। अब अगला प्रश्न है, यदि एक खंभे की ऊंचाई और उसकी छाया आपस में बराबर हो तो सूर्य का अंतरण कितना होगा। तो ये होगा 45 डिग्री। यदि सूर्य
तो उन्नयन कोण। अब यदि छाया की लंबाई आपस में बराबर होगी, मान लें हम ए बी सी, ए बी और बी सी आपस